देखो अब आप लोग थोड़ा लेट आते हो, ये गलत बात है। टाइम पे आया करो। वैसे टाइम आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था कवक, ठीक है। कवक में अपन ने देखा था कवक होता क्या है, उसका कवक तंतु कैसा होता है। इसके अलावा अपन ने देखा था लास्ट में कवक में लैंगिक जनन। लास्ट टॉपिक था आपका कवक में लैंगिक जनन। तो देखो इस वाले में 2-3 शब्द यूज हुए थे। एक तो आता कैरियोगेमी, दिख रहा है ना सबको। एक था आपका कैरियोगेमी, कहने का मतलब है दो चल या अचल कवक। दो चल या कैसे हो जाएंगे आपके अचल कवक, पास पास में आएंगे। दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, बोलती नहीं है कुछ। दो चल या अचल कवक क्या करेंगे, पास पास में आ जाएंगे और क्या करेंगे, अपना जो जीवद्रव्य है उसको क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो उसको तो बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी। अगर जीवद्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इंग्लिश का वर्ड ध्यान रखना, चाहे उसको हिंदी में लिख लो आप, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसको तो बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। अगर इनके केंद्रक आपस में संयोजित हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी। इन दोनों टर्म का ध्यान रखना है, इन दोनों टर्म का ध्यान रखना, ये चीज है। बहुत सारा है, थोड़ा सा एकदम बीच में छोड़ देना, ठीक है। अब देखो जो कवक में लैंगिक जनन होगा उसमें या तो हो सकती है आपकी कैरियोगेमी, या हो सकती है बस या हो सकती है आपकी प्लाज्मोगेमी। दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो एक और चीज होगी यहाँ, युग्मकों का संलयन। मैंने शुरू में भी बोला था 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। उच्च कोटि के पादपों में, इस सेंटेंस को समझना, उच्च कोटि के पादप और जंतु। जंतुओं में क्या बनेंगे आपके, युग्मक, इनको बोलेंगे युग्मक। अब देखो जो आपकी फंजाई है या जो कवक है बिल्कुल सिंपल प्रकार के होते हैं, तो उनमें स्पष्ट रूप से एक चीज पहले फिर देख लो आप लोग, जो उच्च कोटि के पादपों में होते हैं उनमें सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, लिंग का निर्धारण होता है। तो ऐसे अपन लिखते हैं फीमेल गेमिट, मादा युग्मक, और ऐसे क्या लिखेंगे अपन, नर युग्मक। तो जो उच्च कोटि के पादप और जंतु होते हैं उनमें तो क्लियर होता है कि हाँ ये नर है और ये मादा है। पर जैसे अपन फंजाई की बात करें तो इसमें क्या होगा, जैसे 2 चल युग्मक या अचल युग्मक पास पास में आ रहे तो एक मादा की तरह व्यवहार कर लेगा और एक नर की तरह व्यवहार करेगा। इनमें स्पष्ट नहीं हम कह सकते कि ये नर है ये मादा, वो सिचुएशन के अनुसार, स्थिति के अनुसार क्या कर लेंगे, व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। तो कवकों में लैंगिक जनन में प्लाज्मोगेमी होगी, प्रोटोप्लाज्म का संलयन हो जाएगा, कैरियोगेमी होगी, केंद्रक का संलयन हो जाएगा। तीसरा क्या होगा आपके लैंगिक जनन में, वो देख लो आप। पहला था प्लाज्मोगेमी, दूसरा था कैरियोगेमी और तीसरा क्या था, युग्मकों का संलयन। तीसरा क्या है आपका, मैं फिर से लिख देती हूँ, प्लाज्मोगेमी होगी, दूसरा क्या होगा, कैरियोगेमी होगी, और तीसरा क्या होगा, युग्मकों का संलयन। ये तीनों कार्य कहाँ होंगे आपके, लैंगिक जनन में। ये चाहे उच्च कोटि के पादप हो चाहे निम्न कोटि के पादप हो, सब में ये होता है। तो इनमें भी क्या होगा, ये तीनों क्रियाएं होंगी। हो सकता है ये मिल जाए, हो सकता है ये मिल जाए, हो सकता है ये मिल जाए, हो सकता है किसी में तीनों हो जाए। तो ये होता है आपका लैंगिक जनन के लिए ये चीज नेसेसरी, लैंगिक जनन के लिए ये चीज जरूरी है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा क्या होगा,
हमेशा अगुणित होता है, अगुणित होता है। देखो मैंने एक बार पहले भी बताया था, अपने गुणसूत्र होते हैं 46, ये किसके बराबर होते हैं 2n, ये किसके बराबर होते हैं 2n अवस्था को बोलते हैं द्विगुणित अवस्था। कौन सी अवस्था? द्विगुणित, मतलब ये डबल है। n का मतलब अगुणित अवस्था, ये बार बार काम आएंगे इसलिए अभी दिमाग में सेट कर लो। अगुणित अवस्था, अगुणित का मतलब ऐसे करके देख लो, 46 डिवाइड बाई 2 तो कितने आ गए 23। तो अगुणित अवस्था अगर मनुष्य की बात की जाए तो ये मानव में है। वैसे ही किसी के भी युग्मक हो, चाहे उच्च कोटि के पादप हो, चाहे निम्न कोटि के पादप हो, फंजाई हो, कवक, कुछ भी हो, आपके अगुणित अवस्था को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। तो जो युग्मक होंगे आपके 12th क्लास के शायद पहले चैप्टर में ही है, निम्न युग्म, ऐसे क्वेश्चन बना हुआ आएगा, निम्न की अवस्था लिखो अगुणित या द्विगुणित। तो युग्मक हमेशा कैसे होते हैं आपके? अगुणित, अगुणित होंगे। अब क्या होगा? युग्मकों का संलयन होगा, दो जुड़ेंगे, n और n जुड़ के क्या हो जाएंगे आपके 2n, ठीक है। तो 2n का मतलब द्विगुणित अवस्था, और यहाँ क्या बनेगा आपका? युग्मनज। क्या बन जाएगा? युग्मनज। इसको जाइगोट भी बोलते हैं। ये चाहे मनुष्य की बात करो, निम्न कोटि के पादपों की बात करो, जंतुओं की बात करो, तो युग्मकों के संलयन से द्विगुणित अवस्था आती है। इस क्रिया से क्या बनते हैं? युग्मनज। ये युग्मक है, ये युग्मनज है, और ये कैसा होता है आपका? द्विगुणित। सपोज यहाँ 43 गुणसूत्र लिए, यहाँ 43 लिए, तो अब कितने हो गए ना 46। तभी तो कह सकते हैं अपन के मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिए ये चीज। हाँ सॉरी 23, हाँ हो सकता है, तो दिमाग में नहीं बता पाएंगे। तो 23 मिलके कितने हो जाएंगे आपके? 46, ठीक है। तो ये था आपके कवकों में लैंगिक जनन, ठीक है। अब देखो लैंगिक जनन के दौरान जो अगुणित तंतु है वो पास में आएंगे, द्विगुणित अवस्था प्रदर्शित कर देंगे। एक चीज और होगी, यहाँ मियोसिस होगा। दो विभाग, कल परसों अपनी क्लास हुई थी, उसमें 3 प्रकार के कोशिका विभाजन बताए थे। कौन कौन से? असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, 3 बताए थे। पिछला वीडियो देखना, असूत्री, अर्धसूत्री और समसूत्री। तो जो आपके गुणसूत्र होते हैं, या क्या कह सकते हैं आपकी जनन क्रिया होती है, वहां अर्धसूत्री विभाजन होता है। गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है आपकी? आधी, ये ध्यान रखना। अब देखो जो कवक है उसका वर्गीकरण किया गया। ये जो अपन ने अभी तक देखे थे कवक के बेसिक लक्षण थे, आधारभूत गुण थे। अब कवकों का वर्गीकरण किया गया, किस आधार पे? बीजाणु कैसे बनते हैं? एस्कस बीजाणु बनते हैं, जूस्पोर बनते हैं। कवकों का जो वर्गीकरण है वहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, किस आधार पे किया गया? बीजाणुओं के आधार पर। कवक तंतु कैसा है? पट्टीय है, रेखीय है, क्या है? कवक तंतु के आधार पर, ठीक है। कवक तंतु के अलावा फनलकाय कैसा है, जिसमें बीजाणु लगते हैं। तो जो कवकों का वर्गीकरण है, किस प्रकार के बीजाणु बनते हैं, इस आधार पे। कवक तंतु कैसा है, सीधे है या पट्ट बने हुए हैं, किस प्रकार का है। और फनलकाय कैसा है। जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तब इन सबको डिटेल से पढ़ोगे, ठीक है। अभी आपके थोड़ा सा देर का, तो इसके आधार पर अपन ने कवकों को बांटा है। आपके शायद 4-5 दे रखे, टोटल 7 होते हैं, आपके 4 दे रखे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इन एक वर्ग का डिटेल से वर्णन पढ़ेंगे, और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, नीट में भी बनेंगे और यहाँ भी बनेंगे। तो सबसे पहले है आपके, अपन इसका वर्गीकरण देखते हैं, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, ये नाम 4-5 बार पढ़ोगे, याद हो जाएंगे। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज,
ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो नीट में क्वेश्चन आता है कवकों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, कवकों का वर्गीकरण किस आधार पे किया, तो आप बताओगे फनलकाय के आधार पर, बीजाणुओं के आधार पर और कवक तंतुओं के आधार पर कि कवक तंतु कैसा है, कौन से प्रकार है। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है निम्न में से कवकों की कौन सी क्लास नहीं है, 3 दे देगा, 1 गलत दे देगा। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फाइकोमाइसिटीज। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, ऐसे कोई भी पूछेगा इसका कवक तंतु कैसा होता है, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल। सबसे पहले क्या है, फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल कौन से, वो क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा लैंगिक जनन कैसा है या किसी का उपयोग। ठीक है, तो अपन को तो यहाँ डिटेल से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अपने थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। अगर फाइकोमाइसिटीज पे 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया 11th में, तो आपको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। हाँ, नीट में जरूर आपके टिक वाले क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ आपके शॉर्ट टुकड़ों में से कोई उठा के टुकड़ा दे देगा। तो सबसे पहले देखते हैं आवास। देखो, अपन चाहे जूलॉजी पढ़ो, चाहे बॉटनी पढ़ो, जंतु विज्ञान पढ़ो, चाहे वनस्पति विज्ञान पढ़ो, अपन को आवास का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता था कवक कहाँ मिलते हैं, सड़ी गली मृत वस्तुओं पे। कवक कैसे होते हैं, परपोषी, परजीवी और मृतजीवी। ये तीनों टर्म याद रखने हैं। कुछ पौधे भी ऐसे मिलेंगे जो कीट भक्षी होते हैं। अजीब सा लग रहा होगा, कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो कीट भक्षी होते हैं, कीटों को खाते हैं। और एग्जाम्पल भी सुना होगा, घटपादप। घटपादप मतलब इनके पत्ती की संरचना कैसी होती है, घड़े के जैसी। इनकी पत्ती कैसे बन जाती है, घड़े की तरह, ऊपर एक ऐसा सा कवर होता है। और ये पादप उस जगह उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। देखो, अपनी जो बायोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का मतलब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे ऐसे, बहुत सारे देखो, अगर देखा जाए तो अर्थ पे बायोलॉजी के अलावा कुछ नहीं है। जो नेचुरल है वो क्या, आपकी बायोलॉजी। तो बहुत ज़्यादा विविधता मिलती है, कहीं कैसे जीव मिल रहे हैं, कहीं कैसे पौधे मिल रहे हैं। तो घटपादप 2 एग्जाम्पल है, ड्रोसेरा और डायोनिया। जब अपन पादप जगत डिटेल से पढ़ेंगे तब आएगा आपका। तो ये नाइट्रोजन की कमी वाले जगह पे उगते हैं, ऐसे इनकी पत्ती है, ये कोई गड़ा नहीं है। तो ये नाइट्रोजन की कमी वाली जगह पे उगते हैं। पादपों को स्वस्थ वृद्धि के लिए क्या चाहिए, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जैसे अपन को संतुलित भोजन चाहिए, पहले चैप्टर में पढ़े थे 10th में आप, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, खनिज, वैसे भी इनको भी चाहिए होता है। तो ये इनको ये चाहिए, ये मुख्य तत्व हो गया। तो ये क्या करेंगे, कीटों को, जैसे कीट अंदर गया, इसमें ऐसे ऐसे धागे धागे जैसी संरचना होती है, वो कीट फंस जाता है। फिर क्या करेंगे, ये पादप, इसको कीट फंस गया, मर गया, फिर उसको पचा के अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे। और क्या प्राप्त कर लेंगे, नाइट्रोजन। तो कहने का मतलब है बायोलॉजी में इतनी ज़्यादा जैव विविधता, इतनी बायोडाइवर्सिटी है। देखो, इंटरेस्टिंग लग रहा नहीं है कि कोई पौधा भी कीटों को खा रहा है। कीट तो खा सकते हैं पौधे को, पर पौधा भी कीटों को खा रहा है ना। डाइवर्सिटी है ना, क्यूरोसिटी। तो सब्जेक्ट में क्या होनी चाहिए, क्यूरोसिटी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आवास की। जो कवक है, अपन को पता है कवक कहाँ मिलते हैं, मृतजीवी, परपोषी पर। अपन को फाइकोमाइसिटीज का ध्यान रखना है। ये मिलेंगे जली में, जल में मिल जाएंगे। तो अपन क्या शब्द यूज करेंगे, जलीय। गली सड़ी वस्तुओं पर उगेंगे। गली सड़ी वस्तुओं, कुछ भी हो सकता है वो, गली सड़ी, चमड़ा भी हो सकता है, मनुष्य का शरीर भी हो सकता है। अगर बाहर फेंक दिया, बॉडी गल रही है, सड़ रही है, तो वहां भी उग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लकड़ी,
इसके अलावा पौधों पर अब देखो एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी पौधों पर अविकल्पी परजीवी क्या मतलब होता है इसका? देखो अगर मेरे अकॉर्डिंग बायोलॉजी पढ़ोगे तो मैं एक एक शब्द का मतलब अविकल्पी, ए का मतलब विकल्प समझते हो, किसी की जगह कोई, ए का मतलब नहीं है। जैसे अभी अगर रामेश्वरम स्कूल की बात की जाए तो अगर मैं आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ाऊं तो गिरिराज जी से पढ़ा सकता, तो वो क्या है? विकल्प है। वो क्या है? विकल्प है। अगर मैं यहाँ से चली जाऊं या सर यहाँ से चले जाए तो आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। समझना मेरी बात को? विकल्प ही नहीं, अब तो इन्हीं से पढ़नी है, समझ रहे हो? तो अविकल्पी का मतलब है अगर ये पौधा नहीं होगा, सपोज कोई कवक आपके नीम के पौधे पे उग रहा है, वैसे नीम पे कुछ नहीं उगता क्योंकि नीम तो खुद एक दवाई है, अपन बात करते हैं सरसों पे उग रहा है, सरसों पे उग रहा है कोई पादप, सरसों पे कोई कवक उग रहा है, अगर सरसों का पौधा नहीं होगा तो वो कवक नहीं होगा। इसका मतलब है अविकल्पी, मतलब कोई विकल्प नहीं है, अगर वो नहीं होगा तो नहीं होगा। अभी अपन को क्या एडवाइस दी जा रही है? सोशल डिस्टेंसिंग रखो। सोशल डिस्टेंसिंग का अगर एक्चुअल देखा जाए तो है फिजिकल डिस्टेंस, शरीर से या हाथों से या अपन फिजिकल, अपना जो फिजिकल अपीयरेंस है, अपनी जो बॉडी है, किसी दूसरे के टच मत करो। क्यों मत करो? हो सकता है वो इन्फेक्टेड और वायरस आप में आ जाए। ये सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन ये क्यों किया गया है? ताकि कोरोना वायरस की चेन तोड़ी जाए। ये आपका कोरोना है, ये एक पर्सन में था, ठीक है, ये एक पर्सन में था, अब आपको यहाँ बी पर्सन मिल गया, अब इसके फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आओगे आप, ठीक है, नहीं आओगे तो ये हवा में घूमता रहेगा, बारिश में घूमता रहेगा, कुछ घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 20 दिन के बाद ये क्या मरेगा? क्यों मरेगा? क्योंकि इसके पास विकल्प नहीं था। विकल्प नहीं था, अगर विकल्प होता तो ये जिंदा रह जाता। तो वही चीज यहाँ अविकल्पी है। अगर सरसों का पादप नहीं है तो जिसकी वजह से कल या परसों अपन ने एग्जाम्पल दिखा था ना, किट रोग होता है गेहूं में, ठीक है। इसके अलावा सरसों में पक्षीनिया की वजह से स्पॉट होते हैं वो व्हाइट वाले, अगर नहीं मिलेगा तो ये मर जाए। तो ये ध्यान रखना, एक शब्द आएगा अविकल्पी, दूसरा आएगा विकल्पी, इन दोनों में अंतर होना चाहिए पता। तो ये कैसे होते हैं? कुछ पादपों पे, कुछ पौधों पे कैसे होते हैं आपके अविकल्पी, ठीक है। तो ये था इनका आवाज। जलीय है, गली सड़ी वस्तुओं पे रह सकते हैं, पौधों पर अविकल्पी परजीवी है, लकड़ी पे रह सकते हैं, नम स्थानों पे। देखो कुछ ही एग्जाम्पल है, सड़ी गली वस्तु आप ज्यादातर कवकों में डाल सकते हो, क्योंकि ज्यादातर कवक कैसे होते हैं? मृतजीवी और प्रजनन। मृतजीवी तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, पर ये कुछ चीजें हैं जो सब में नहीं होंगी। अब इसका कवक जाल देखें तो कैसा होता? पट्टी। कवक जाल कैसा होगा? पट्ट नहीं पाए जाएंगे, पट्टी अपन देख चुके हैं। पट्टी कौन सा होता है? जिसमें बीच बीच में ऐसे हो, सीढ़ियां सी बनी हो, सट्टा बने हो, तो इसका कवक जाल कैसा होता? पट्टी है, मतलब उसमें पट्टी नहीं पाए जाएंगे। बहु केंद्रित, समझना इस चीज को, बहु केंद्रित मतलब जैसे ये कवक जाल है तो इसमें एक केंद्र रखना होंगे, क्या होंगे आपके? बहुत सारे केंद्र होंगे। एक एक टर्म का मतलब समझ लो, बायोलॉजी बहुत ईजी है। तो इसका कवक जाल कैसे होगा? पट्टी है, मतलब वैसा नहीं होगा। बहुकेंद्रीय मतलब एक कवक तंतु में बहुत सारे केंद्र पाए जाएंगे, ठीक है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन किससे होगा? चल बीजाणु या अचल बीजाणु। चल बीजाणु का मतलब वो बीजाणु जो हवा के द्वारा, किसी जंतु के द्वारा, जल के द्वारा क्या कर सकते हैं? गति कर लेंगे। तो जनन किससे होगा? लैंगिक जनन बोल रहा है, अलैंगिक। अलैंगिक जनन किस किस से होगा?
चल बीजाणु हो सकते हैं या अचल बीजाणु हो सकते हैं। चल होगा तो ये दूसरे के पास पहुंच जाएंगे और अचल होगा तो दो ही क्या करेंगे, पास पास में है तो वो आपस में क्या करेंगे, जनन कर लेंगे। अब देखो कुछ शब्द उपयोग होंगे। समयुग्मकता, समयुग्मकता, देखो युग्मक 3 टुकड़े कर दिए मैंने। सम यानी समान, युग्मक यानी युग्मक। तो जब दोनों युग्मक, इसको आइसोगेमी बोलते हैं, इसको क्या बोले इंग्लिश में, आइसोगेमी। समयुग्मकता का मतलब है दोनों युग्मक समान दिखेंगे। ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, समान दिख रहे हैं। ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, समान दिख रहे हैं। दो ऐसे आपके, तो चित्र ध्यान रखो आपको, सीधी सी बात है। समयुग्मकता मतलब दोनों युग्मक समान होंगे, आइसोगेमी। ठीक है, ये सब भी ध्यान रखना। अगला है विषम युग्मकी। देखो एक चीज और ध्यान रखो, अपन शुरू में एक क्लास में फर्स्ट लेक्चर में देखे थे आकारिकी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी तो आकारिकी का मतलब होता है बाहर से कैसे दिख रहे हैं, बाहर से दिखना। तो जो समयुग्मकी शब्द है और जो विषम युग्मकी शब्द है वो किसके आधार पे है, मॉर्फोलॉजी के आधार पे। अंदर की संरचना का अपन को पता नहीं है। आप लोग 10th में पढ़े होंगे लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, पढ़े थे ना मेडल वाले चैप्टर में। लक्षण प्रारूप याद आ रहा है क्या, जीन प्रारूप। तो लक्षण का मतलब बाहर से कैसे दिख रहे, लंबे पौधे, बौने पौधे। तो जो समयुग्मकी और विषम युग्मकी शब्द है ये इस पे निर्भर करता है, मॉर्फोलॉजी आकार। तो ये दोनों युग्मक बाहर से कैसे दिखेंगे आपके, समान। अंदर से भिन्न भी हो सकते हैं क्योंकि एक नर की तरह काम कर सकता है, एक मादा की तरह काम कर सकता है। तो समयुग्मकी का मतलब दोनों युग्मक कैसे होंगे, समान होंगे। दूसरा शब्द है विषम युग्मकी, समझ में आ गए। दूसरा आपका विषम युग्मकी, तो ये दोनों भी कैसे होंगे, बाहर से विषम दिखेंगे। विषम युग्मकी, विषम युग्मकी मतलब एक ऐसा दिख रहा है तो दूसरा ऐसा दिखेगा। तो ये कौन सी अवस्था आपकी, विषम युग्मकी। इसको हेटेरोगेमस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखो, फाइकोमाइसिटीज के उदाहरण है म्यूकर, जो ब्रेड का कवक है, रोटी का कवक है, वो म्यूकर होता है। राइजोपस, सॉरी, ब्रेड का कवक होता है आपका राइजोपस, ब्रेड का कवक होता है आपका राइजोपस। म्यूकर ऐसा दिखता है आपको, अगर उसको देखा जाए बाहर से तो ऐसा दिखता है म्यूकर। ठीक है, राइजोपस को बोलते हैं रोटी कवक। राइजोपस क्या होता है आपका, रोटी कवक, ये ध्यान रखना। एल्बुगो, एल्बुगो क्या होगा, सरसों का कवक। सरसों पर परजीवी, अगर सरसों का पौधा नहीं उगेगा जिस सीजन में, ये एल्बुगो नहीं मिलेगा, फिर जाएगा कहाँ, ये क्या बना लेगा, बीजाणु। कौन से बीजाणु बना रहा है, लैंगिक अवस्था, अलैंगिक अवस्था, पड़े रहेंगे मिट्टी में कहीं भी दबे हुए। जैसे आपके सरसों का पौधा मिला, वापस किस में आ जाएंगे, परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी और वापस सरसों पे इन्फेक्शन कर देंगे। अगर आपने कोई दवाई डाल दी तो ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में म्यूकर आता है, राइजोपस आता है और एल्बुगो आता है। जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है इनको भूलना नहीं है, नीट में वे वैसे के वैसे आते हैं, नीट में इनसे बाहर नहीं जाता। देखो नीट में एनसीईआरटी ही आती है, पर एनसीईआरटी में इतनी चीज़ें सफिशिएंट नहीं है जैसे उसने दे दिया विषम युग्मकी।
ठीक है। अब विषम युग्मकी के में एग्जाम्पल भी डालना पड़ेगा जब आप नीट की तैयारी करोगे तो, कि ये विषम युग्मकी, इसके जो आपके युग्मक है वो विषम होते हैं, इसके होते हैं, ये इसके होते हैं, ये एनसीईआरटी देता। तो नीट में आपको बिहाइंड एनसीईआरटी भी जाना पड़ता है। आता यहीं से है, पर जो एनसीईआरटी की लाइन है उसमें बहुत कुछ छुपा होता है, उसको समझना होता है, वो किसी के थ्रू समझना होता है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो ये अपन ने देखा फाइकोमाइसिटीज। अब दूसरा कौन सा था? एस्कोमाइसिटीज। दूसरा कौन सा है आपका? एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज के जो कवक होते हैं उनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनके एग्जाम्पल, सबसे पहले देखते हैं इन्हें थैली फंजाई भी कहते हैं। कौन सा था? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज इनको थैली फंजाई भी कहते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो थैले जैसी नजर आती है, थैली फंजाई कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है? थैले जैसी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मोस्ट है ये। क्यों है? क्योंकि यहाँ कौन आएगा आपका? ईस्ट। और आपको पता है अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ईस्ट क्या है? बेकरी इंडस्ट्री की बैकबोन। बेकरी इंडस्ट्री की बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। तो ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट क्लास हो गई है, ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसमें एक चीज और देखने वाली है, इसमें बहुकोशिकीय शैवाल आते हैं। इसमें कैसे शैवाल आएंगे? बहुकोशिकीय। ईस्ट कई चीजों की वजह से इंपॉर्टेंट है। बहुकोशिकीय शैवाल आते हैं किसमें? एस्कोमाइसिटीज में, सॉरी कवक, बहुकोशिकीय कवक आते हैं। पर जो ईस्ट है वो कैसा है? एक कोशिकीय। ईस्ट कैसा है आपका? एक कोशिकीय। वैसे भी इंपॉर्टेंट। दूसरा अपवाद भी यही है, सारे काम भी इस पे डिपेंड है, अपवादों में भी यही है। तो ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट, ईस्ट की वजह से ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखते हैं पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नोटेटम पहले भी पढ़ चुके हैं। पेनिसिलियम जो कैसा कवक है आपका? बहुकोशिकीय। पेनिसिलियम कैसा हो जाएगा आपका? बहुकोशिकीय। वो भी कहाँ आपका? इससे क्या मिलती है आपकी? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक देखो, पहले जब विश्व युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो बहुत सारे सैनिक मर गए थे। लड़ने से नहीं मरे थे, उनके चोटें लग गई थी जगह जगह से। ठीक है। तो चोटों में बैक्टीरिया पैदा हो गया। बैक्टीरिया पैदा हुआ तो अंगों को सड़ा दिया, गला दिया, और सैनिकों के हाथ पैर काटने पड़े। जिनके नहीं काटे वो मर गए। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो खोज तो किसी और चीज की कर रहे थे। ठीक है। तो वो क्या करे, किसी दूसरी चीज की खोज कर रहे थे। तो उनके कोई असिस्टेंट रखी हुई थी, तो वो असिस्टेंट को बोलते थे कि मेरे लिए ब्रेड लाओ। ठीक है। तो वो ब्रेड लाने गई। तो एक दिन क्या हुआ, जो वो ब्रेड लानी थी, जो ब्रेड दुकान वाले ने क्या पुरानी ब्रेड दे दी। ठीक है। पुरानी ब्रेड दी, तो जिस पे वो खोज कर रहे थे, जिस प्लेट पे वो बैक्टीरिया की खोज कर रहे थे, वो पुरानी ब्लेड थी। उसका कुछ टुकड़ा गिर गया कहाँ पे? उस ब्रेड का उस प्लेट पे जहाँ बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। अब उस प्लेट पे कौन था आपका? उस प्लेट पे कौन था? फंजाई, पेनिसिलियम नोटेटम, क्योंकि ब्रेड पे उगता है। तो वो वहाँ गिर गया, तो वो जो बैक्टीरिया की कॉलोनी थी वो खत्म हो गई। बैक्टीरिया की कॉलोनी खत्म हो गई, और जो बीमारी उत्पन्न कर रहे थे वो बीमारी नहीं हुई। ठीक है। तो ये अचानक हुई हुई खोज है, इंसिडेंट खोज है। तो उन्होंने देखा कि जिस प्लेट पे वो टुकड़ा गिर गया था वहाँ बैक्टीरिया की कॉलोनी नष्ट हो गई। इस तरह से क्या हुआ, पहली एंटीबायोटिक खोजी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और किससे? पेनिसिलियम नोटेटम। नोटेटम से खोजी थी। कौन सी औषधि थी आपकी? पेनिसिलियम।
ये तो कवक का नाम है बेटा और ये औषधि का नाम है। इस तरीके से वो खोजी गई और हजारों सैनिकों को बचा लिया गया था। तो वो भी आपके एस्कोमाइसिटीज में आता है, इसलिए फिर से इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इसका कवक जाल कैसा होता है? साकी और पट्टी होता है। कवक जाल कैसा होगा? शाखाओं में बटा होगा और बीच बीच में क्या होंगे? उनमें सेप्टा या पट्ट पाए जाएंगे। ये कॉमन पॉइंट है, ये बड़ी बात नहीं है। अब देखो, अलैंगिक जनन किससे होगा? कोनिडिया से। अलैंगिक जनन किससे होगा? आपका कोनिडिया। मैंने एक दिन पहले भी शायद आपको समझाया होगा, जो पेनिसिलियम नोटेटम होता है उसमें क्या बनते हैं आपके? कोनिडिया बनते हैं। ये क्या है आपके? कोनिडिया। कोनिडिया है। तो इनमें क्या होता है? एस्कोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन किससे होता है? आपके कोनिडिया से। कोनिडिया से अलैंगिक जनन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो कोनिडिया जिस टहनी पे बोल सकते हो आप, ठीक है, वैसे कवकों में टहनी जिस जगह लगते हैं, जैसे ये सारे यहाँ से लगे, एक ब्रांच और बना लो, ये सारे यहाँ से जुड़े हुए, जिस ब्रांच में लगते हैं उसको बोलते हैं कोनिडियोधर। मतलब कोनिडिया को धारण करने वाली शाखा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो, जो कोनिडियोधर है उसमें जो कोनिडिया लगते हैं वो बहिर्जात लगते हैं। मतलब ऐसे नहीं है अंदर की तरफ लग रहे हैं, बाहर लगते रहेंगे। जैसे ये आगे बढ़ती रही, फिर ये आगे, तो इसमें कोनिडिया में, कोनिडियोधर में जो कोनिडिया लगते हैं बहिर्जात लगते हैं। बहिर्जात का मतलब सीधा से बाहर की तरफ लगे। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। अब लैंगिक जनन किससे होगा? एस्कस बीजाणु से। लैंगिक जनन एस्कोमाइसिटीज, सिंपल सा, एस्कोमाइसिटीज में एस्कस बीजाणु, एस्कस बीजाणु, एस्कोमाइसिटीज में एस्कस बीजाणु, सिंपल सा है, इसी से जोड़ दो। एस्कस बीजाणु से हो सकता है। अब जो एस्कस बीजाणु है वो कहाँ लगेंगे? आपके एस्कोस्पोरिया, जो थैली जैसी संरचना होती है उस पे लगते हैं। अब यहाँ दो तीन चीजें हैं जो इनके उदाहरण है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके उदाहरण देख लो आप। एस्परजिलस, एस्परजिलस ये इसका उदाहरण है। ठीक है, यीस्ट है ये आपका। क्लेविसेप, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा, ये न्यूरोस्पोरा और इम्पोर्टेंट है। न्यूरोस्पोरा बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे अपन कल बात करेंगे। पेनिसिलियम इसमें आ रहा है, आपका यीस्ट इसमें आ रहा है, क्लेविसेप इसमें आ रहा है, एस्परजिलस इसमें आ रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको कहा जाता है